हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद डॉक्टर संजय भार्गव। हमने हमारे पहले वीडियो में सबसे पहले वेरिएबल रिएक्टेंस डिवाइस वैरेक्टर पीएन जंक्शन डायोड को डिफाइन किया था। वेरिएबल रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा। वहाँ पर हमने एक इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के लिए डिराइव किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस एब्रप्ट जंक्शन के लिए डिराइव करेंगे और उसके बाद में दो महत्वपूर्ण इक्वेशन भी डिराइव करेंगे जिनको मानले रो रिलेशंस के रूप में जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को आप प्रेस करें ताकि नए वीडियोस जब भी अपलोड हों उसकी सूचना आपको समय पर प्राप्त हो जाए। देखिए, जो दो शब्द हम काम में लेकर आ रहे हैं, एक होता है लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन और दूसरा होता है एब्रप्ट जंक्शन। लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन से हमारा तात्पर्य है जहां पर हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सरल रेखीय रूप में परिवर्तित होती हैं, और जब हम एब्रप्ट जंक्शन की बात करते हैं तो वहां पर सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज अकस्मात एकाएक परिवर्तित हो जाती हैं। तो आज हम कैपेसिटेंस ऑफ एन एब्रप्ट जंक्शन यहां से अपना लेक्चर प्रारंभ करेंगे। इन अ लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन द चेंज ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज वाज रिलेटिवली ग्रेजुअल। तो वहां पर हम कह रहे हैं सतत रूप से धीरे धीरे सभी भौतिक जितनी भी हमारे गुण हैं वो परिवर्तित होते थे। पर मान लीजिए कि यदि हम डिफ्यूजन या अलॉइंग टेक्निक को काम में ले लें तो इट इज पॉसिबल to alloy a p forming impurity like indium or germanium base wafer। तो हम ये बात कह रहे हैं by using the diffusion or alloying technique it is possible to alloy a p forming impurity like indium on surface germanium base wafer। दो तकनीक है हमारे पास, डिफ्यूजन और अलॉइंग। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जर्मेनियम का बेस वेफर है उस पर एक पी फॉर्मिंग इम्प्योरिटी इंडियम जैसी को अलॉय कर सकते हैं। तब क्या होगा, थोड़ा सा इंडियम तो जर्मेनियम के अंदर डिफ्यूज होकर चला जाएगा और वहां पर एक पी प्रकार का पदार्थ बन जाएगा, परंतु जो रिमेनिंग इंडियम है वो आपके लिए एक कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगी। द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स Nd in the n material is constant up to the diffusion region। तो देखिए यहां पर हम ऐसे बोल रहे हैं जो डोनर एटम्स का कंसंट्रेशन है वो n रीजन तक कांस्टेंट रहता है। ये यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्या है, जब डिफ्यूजन रीजन आ जाएगा तो थोड़ा सा एकदम से बहुत छोटे दूरी के अंदर ये तेजी से बदलकर आपका Na के बराबर हो जाएगा। हमने भी ये लिखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम Nd इन द n मटेरियल इज कांस्टेंट अप टू द डिफ्यूजन रीजन वेयर इट चेंजेस टू p टाइप रैपिडली। तो ये चीज जो वर्ड आता है ना रैपिडली, इसका मतलब बहुत तेजी से, इसीलिए इसका नाम होता है एब्रप्ट जंक्शन। तो यहां पर आप देखिए कि जो डोनर एटम्स था उनका संख्या लगभग कांस्टेंट थी। एक सरल रेखीय ग्राफ यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। यहां पर एकदम से तेजी से परिवर्तन हुआ और यहां पर आपको वापस Na प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से ये जो दूरी यहां पर आप देख रहे हैं ये एकदम से बदल जाता है और ये दूरी अपने आप में बहुत छोटी है। द P रीजन हैज हाई कंडक्टिविटी एंड द N रीजन, जो P क्षेत्र है आपका वो उसकी जो चालकता है वो N रीजन की तुलना में काफी ज्यादा होगी। Na is very much greater than Nd।
अब यहां पर द रिजल्टेंट इंप्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन फिगर ए। तो जो इंप्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस फिगर में यहां पर प्रदर्शित किया गया है। ये जो दूसरा फिगर है वो बताता है फिक्स्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रिवर्स बायस। फिक्स्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर हम इस बात को कह रहे हैं द अज्यूम्ड फिक्स्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रिवर्स बायस इज शोन इन फिगर बी। द कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी इन द एन रीजन जो 0 इज लेस देन x इज लेस देन w, तो हम यहां से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू यहां पर 0 और यहां तक x का वैल्यू w, तो इसके अंदर जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है उनके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। द कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी इन द एन रीजन इज इक्वल टू E टाइम्स ND। इसका रीजन है कि जो डोनर एटम है उसका काम है एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो अगर 100 एटम है तो 100 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वही बात हमने यहां पर लिखी है, चार्ज डेंसिटी इन द एन रीजन E टाइम्स ND which would be equal to the ratio sigma n upon mu n. What is sigma n? Current density per unit electric field of electrons. जो धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्र के लिए। इसी प्रकार से mu n है जिसको हम चार्ज मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के रूप में हम mu n को देखते हैं। द टोटल चार्ज ऑन द n साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द p साइड। जितना आवेश आपका n साइड में है उतना ही आवेश आपका p साइड में है। यहां पर हम पॉइजन इक्वेशन को काम में लेंगे एंड पॉइजन इक्वेशन यहां पर हमारे पास है d2Vx by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। रो का वैल्यू है सिग्मा n अपॉन म्यू n। अब पॉइजन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और यहां पर बाउंड्री कंडीशन है x इज इक्वल टू 0 पर Vx की वैल्यू 0 है। इसी प्रकार से dVx by dx वो भी 0 है x इज इक्वल टू 0 पर। तो इस इक्वेशन का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा dVx by dx इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन इनटू x प्लस एक कांस्टेंट। अब यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर तो क्या होगा, dVx by dx भी 0 आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा आपके पास dVx by dx और वो आना चाहिए माइनस सिग्मा n अपॉन एप्सिलॉन म्यू n और ये x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे, x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो आपके पास में कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर आपको एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो Vx आपके पास में आएगा सिग्मा n अपॉन एप्सिलॉन म्यू n और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक कांस्टेंट के। तो यहां पर वापस से x का वैल्यू 0 रखने पर Vx भी 0 आएगा तो कांस्टेंट के एक बार फिर 0 हो जाएगा। तो Vx की वैल्यू मैंने यहां पर रखी है सिग्मा n x स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन म्यू n जो यहां पर आपके लिए डिराइव कर दी है। The total potential assumed to appear across the junction appears across n side only. तो जितना भी पोटेंशियल हम सोचते हैं वो n साइड पर होगा क्योंकि p साइड आपकी इतनी पतली है और उसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा है n मटेरियल की तुलना में। इसीलिए आपको जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो n साइड पर ही मिलेगा। The total junction potential V minus VB where V is negative is determined as V minus VB का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0 माइनस पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू w विड्थ। तो यहां पर V माइनस VB का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा सिग्मा n w स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन म्यू n। यहां पर Vx की वैल्यू x बराबर 0 पर ये आ जाएगी और x बराबर w पर x स्क्वायर के स्थान पर w स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए ये इक्वेशन आपको यहां पर मिल जाती है। बस आपको क्या करना है, x की जगह आपको w रखना है। यहां से विड्थ ऑफ द जंक्शन आपको प्राप्त हो जाती है और ये विड्थ ऑफ द जंक्शन है 2 एप्सिलॉन म्यू n v माइनस वीबी अपॉन सिग्मा n। अब विड्थ अगर यहां पर प्राप्त हो गई है तो आप देखिए the width of the depletion layer increases as a non-linear function of reverse bias voltage।
तो जैसे जैसे आप यहां पर रिवर्स बायस वोल्टेज V को इंक्रीज करेंगे तो V का मान भी आपका W का मान बढ़ता जाएगा। और ये अंडर रूट में है, इसका मतलब है कोई लीनियरिटी नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। कोई लीनियरिटी अगर नहीं है तो यहां पर हम आपके सामने कह सकते हैं कि अरेखीय परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब मान लीजिए एक साइड ऑफ द जंक्शन पर कितना आवेश होगा, तो वो रो टाइम्स डब्ल्यू हो जाएगा। रो का मान सिग्मा एन बटा म्यू एन लिखेंगे और विड्थ आपकी, ये विड्थ की इक्वेशन हमने अभी ऊपर डिराइव कर ली है। तो Q का मान भी, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, Q का मान आपके पास में आ जाएगा 2 सिग्मा एन एप्सिलॉन अपॉन म्यू एन V माइनस वी बी रेज टू हाफ। अब इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस और चेंज इन कैपेसिटेंस विद अप्लाइड वोल्टेज चेंज इज इंपॉर्टेंट। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि धारिता में अप्लाइड वोल्टेज के साथ परिवर्तन। जब हम सर्किट को AC वोल्टेज के साथ काम में लेते हैं तो अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो C बराबर dQ अपॉन dV, पर V के स्थान पर V माइनस VB। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो पावर है हाफ, ये आ जाएगा आपके पास में, और उसके बाद में यहाँ पर 2 सिग्मा एन एप्सिलॉन अपॉन म्यू एन, ये तो कांस्टेंट है, और V माइनस वी बी रेज टू पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हाफ, और उसके बाद में आएगा V माइनस वी बी, हाफ माइनस हाफ तो नीचे यहाँ पर आ जाना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको अगर इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसका कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड पर मीटर स्क्वायर, वो आ गया हमारे पास में। अब इस इक्वेशन को जो आपने यहां पर ज्ञात की है इसे एप्सिलॉन A बटा W के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर W इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ द जंक्शन एंड इज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। हमने पहले ही प्रूव किया था जो आपका विड्थ है वो आरोपित वोल्टता V के साथ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस इज ऑल्सो अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यही बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि वेरिएबल रिएक्टेंस वेरिएबल क्यों होगा? क्योंकि वोल्टता लगाने के साथ साथ विड्थ के मान में परिवर्तन होगा। विड्थ के मान में परिवर्तन होने के कारण धारिता के मान में भी एक अरेखीय परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो इस कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो 30 से 100 पिकोफैरेड के बीच में होता है जब आप -5 वोल्ट रिवर्स बायस वोल्टता आरोपित करते हैं। द वेरिएबल रिएक्टेंस फाइंड्स एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस। अब ये कहां पर काम में आएगा? ये काम में आएगा स्विचेस बनाने के अंदर, ट्यूनर्स बनाने के अंदर, मॉड्यूलेटर बनाने के अंदर, हार्मोनिक जनरेटर्स के अंदर, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर और ऑसिलेटर्स के अंदर। तो नॉन लीनियर कैपेसिटेंस को यूज करके हम इतने सारे एप्लीकेशंस में इसे काम में ले सकते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपको कैपेसिटेंस लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन का और एब्रप्ट जंक्शन का निकालने में अब कोई असुविधा नहीं रहेगी। अब हमारे पास में सेकेंड टॉपिक जो आज हम काम में लेंगे या इस वीडियो में हमने शामिल किया है वो है मानले रो रिलेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर मानले रो रिलेशंस क्या हैं? तो हमने यहां पर लिखा है these are two useful relations connecting the power at different frequencies flowing into and out of a lossless non-linear reactance। तो यहां पर हमने कहा है कि यूजफुल रिलेशन जो कि पावर को कनेक्ट करते हैं दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर जो एक लॉसलेस नॉन लीनियर रिएक्टेंस में फ्लो करती हैं, अंदर भी या बाहर भी। So this is nothing but two useful relations which would connect the power at different frequencies which is flowing into and out of a non-linear reactance. They have been derived by Manley and Rowe and are therefore known as Manley-Rowe relations. इनको कई बार हम MR relations के रूप में भी जानते हैं। These relations are used to find whether or not power gain is possible in a reactive frequency conversion when the frequency of the signal is raised or lowered.
ये रिलेशन हमारे लिए क्या काम करते हैं, ये बताते हैं क्या पावर गेन किसी स्थिति में पॉसिबल है जब रिएक्टिव फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन होता है। यानी कि कोई भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को यदि हम कम या ज्यादा करते हैं तो क्या पावर गेन रहेगा या नहीं रहेगा, इसको ज्ञात करने का सबसे बेहतर तरीका हमारे पास है एमआर रिलेशन। अब देखिए यहां पर एक फिगर है। इन फिगर द सोर्सेज हैव साइनोसोडियल फ्रीक्वेंसीज। तो आपके पास दो स्रोत हैं यहां पर, एक की फ्रीक्वेंसी f1, एक की f2 और ये एसी सोर्स है। साइन वेव प्रोड्यूस करेंगे। इस परिपथ के अंदर रेजिस्टिव लोड्स हैं। तो ये जितने भी रेजिस्टिव लोड्स हैं, रेजिस्टिव लोड्स का मतलब प्रतिरोध यहां पर है, ये सब हमारे लिए it consists of resistive loads in series with ideal band pass filter connected in shunt with a lossless non-linear capacitance। तो यहां पर ये जो CT आपको दिख रहा है ये आपका नॉन लीनियर कैपेसिटेंस है। इसके पैरेलल में शंट करके आपने यहां पर विभिन्न प्रतिरोध लगा दिए हैं। ये आपके लिए बैंड पास फिल्टर के रूप में काम करेगा। इसका मतलब है इस ब्रांच में आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी f1 प्लस f2, यहां पर f1 माइनस f2, f1 प्लस 2f2 और सामान्यतः nf1 प्लस mf2। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये हमारी एक जनरल आवृत्ति है, n और m के कोई भी मान हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है नॉन लीनियर कैपेसिटेंस क्या करेगा। तो यहां पर ये लॉसलेस नॉन लीनियर कैपेसिटेंस है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस प्राप्त नहीं होता है। ये नॉन लीनियर कैपेसिटेंस क्या करेगा, इट कॉजेज जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2। हार्मोनिक्स का मतलब है f1 और f2 का कोई गुणनफल हमें प्राप्त होगा। f1 प्लस f2 प्राप्त हो सकता है, f1 माइनस f2 प्राप्त हो सकता है, f1 प्लस 2f2 प्राप्त हो सकता है, 2f1 प्लस f2 भी प्राप्त हो सकता है। ईच बैंड पास फिल्टर पासेस ओनली वन हार्मोनिक। हर बैंड पास फिल्टर अर्थात एक ब्रांच में एक ही आवृत्ति आपको प्राप्त होगी। Each band pass filter passes through only one harmonic component nf1 plus mf2, where n and m are supposed to be integers। तो n और m कोई भी मान ले सकते हैं। The circuit thus isolates all harmonics and dissipates that power in separate resistive loads। इसका मतलब ये सर्किट क्या करता है, अलग अलग हार्मोनिक को अलग अलग करने का काम करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। और इसके साथ में जो जुड़े हुए प्रतिरोध है रेजिस्टिव लोड, उसमें पावर को खर्च करता है। The Manley-Roe relation imposed two constraints that govern the conversion of input power at frequency f1, f2 into power f other frequencies। Manley-Roe relation हमारे लिए दो ऐसी कंडीशंस बनाता है जो इनपुट पावर है ना हमारी f1 और f2 फ्रीक्वेंसीज पर, वो किस कंडीशंस के अंतर्गत अदर फ्रीक्वेंसीज की पावर में परिवर्तित होंगी। तो ये दो बाइंडिंग कंडीशंस बताता है जो इस बात को नियंत्रित करेंगी कि आपके जो इनपुट पावर है जो f1 और f2 फ्रीक्वेंसी पर है वो किसी नई आवृत्ति की पावर में कैसे परिवर्तित होगी। It thus in this analysis power flowing into the nonlinear reactance is taken positive and the power flowing out of the nonlinear reactance is taken negative। तो हमने यहां पर हमारे लिए एक साइन कन्वेंशन जनरेट कर लिया है। नॉन लीनियर रिएक्टेंस में प्रवेश करने वाली पावर को पॉजिटिव और उससे बाहर निकलने वाली पावर को हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। ये साइन कन्वेंशन हम इस पूरी प्रक्रिया में फॉलो करेंगे। अब हमारे पास में मान लीजिए we assume that the charge Q on the capacitance C is a single valued function of AC voltage। इसका मतलब है कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारे पास में कैपेसिटेंस C था उस पर जो आवेश है वो AC वोल्टेज के मान पर निर्भर करता है। प्रत्येक AC वोल्टेज के लिए चार्ज का एक ही मान संभव है। यहां पर V1 और V2 दो इनपुट वोल्टेज सोर्स लगा रखे थे।
AC सोर्स हैं, इसलिए V1 cos ओमेगा 1t एंड V2 cos ओमेगा 2t। ये हम नॉन लीनियर कैपेसिटेंस में अप्लाई करेंगे। ये आपके पास में देखिए, यहाँ पर आपके पास में दो सोर्सेज आपने लगाए थे, एक फ्रीक्वेंसी F1 का था और एक फ्रीक्वेंसी F2 का था आपके पास में। तो ये दोनों AC सोर्स हैं, तो AC को बताने के लिए या तो cos या sin इनमें से एक को काम में लेना पड़ेगा। तो हमने भी यहाँ पर इनपुट वोल्टेज लिख दी है V1 cos ओमेगा 1 प्लस V2 cos ओमेगा 2। अब हमने खुद कहा है चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज, इसीलिए चार्ज Q को हम टेलर सीरीज इन V में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमने लिखा है एक्सपैंडिंग Q इन अ टेलर सीरीज इन V, वी गेट, तो हमने लिखा है यहां पर Q 0 dq बाई dv v इज इक्वल टू 0 v प्लस हाफ डी डेल्टा 2q बाई डेल्टा v स्क्वायर, ऐसे करके हायर पावर्स ऑफ v आपके पास में आते जाएंगे। Since all powers of v will occur in this equation, so Q will have all frequencies at all harmonics of F1, F2। तो यहां पर आपके पास में पावर ऑफ v will आ जाएंगे। अब यहां पर हम इस बात को कह रहे हैं कि Q will have all frequencies at all harmonics of F1 and F2। तो Q के अंदर भी ये सब फ्रीक्वेंसीज F1 आएगा, F2 आएगा, F1 प्लस F2 आएगा, F1 माइनस F2 मिल सकता है। तो यहां पर जो करंट है, तो इफ करंट एट वेरियस हार्मोनिक्स आर परमिटेड टू पास थ्रू C, देन वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस C will also have all possible harmonics। यदि मान लीजिए सारे हार्मोनिक्स अलग अलग आवृत्ति के जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हैं, चाहे F1 प्लस F2 हो, F1 माइनस F2 हो, F1 प्लस 2F1 हो, तो इस तरह से हर एक फ्रीक्वेंसी की धारा अगर मान लीजिए आपके कैपेसिटर से प्रवाहित होती है, तो आप ये मानकर चलिए वहां पर जो वोल्टता डेवलप होगी उसमें भी सभी हार्मोनिक्स उपस्थित होंगे। इसका मतलब है हम चार्ज Q को इस प्रकार से लिख सकते हैं। Q को हम लिख सकते हैं क्योंकि n का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और m का मान भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। Q कैन बी रिटन एज QNM एक्सपोनेंशियल j टाइम्स n ओमेगा 1 प्लस m ओमेगा 2 इनटू t। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल कैन ऑलवेज बी रिटन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो हमने भी वही काम किया है। द चार्ज इज अ रियल फंक्शन ऑफ टाइम t, क्योंकि चार्ज टाइम का एक रियल फंक्शन है, इसलिए Q माइनस n माइनस m वुड बी इक्वल टू QNM। इस स्टार का मतलब ही यही है कि n और m के ऋणात्मक मान रखने हैं। In order that nm and minus nm terms will combine to form a real function of time with frequency n omega 1 plus m omega 2। तो यहां पर Q minus n minus m is equal to Q star nm। In order that nm और minus m terms ये दोनों जुड़कर एक रियल फंक्शन ऑफ टाइम बनाएंगी और फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी, n ओमेगा 1 प्लस m ओमेगा 2। द टोटल वोल्टेज V इज ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ VQ, क्योंकि वोल्टेज चार्ज पर निर्भर करती है, इसीलिए वोल्टेज कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। सेम वे यहां पर भी V अगर रियल होना है तो उसके लिए जो कंडीशन है माइनस n माइनस m मस्ट बी इक्वल टू V n m स्टार। ऑल्सो द करंट I विच इज पासिंग थ्रू द कैपेसिटर वुड बी देन गिवन बाय dq बाई dt। और उस स्थिति के अंदर यहां पर जे एन ओमेगा 1 प्लस एम ओमेगा 2 QNM एक्सपोनेंशियल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सब जो टर्म आ रही है ना, इसको हमने INM लिख दिया है। ये जो आपकी टर्म यहां पर बन रही है, इस सब को मिलाकर आपने इसे INM लिख दिया। यहां पर करंट के लिए भी हम लिख सकते हैं n और m माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, INM एक्सपोनेंशियल जे एन ओमेगा 1 प्लस m ओमेगा 2 t। तो देखिए अगर आवेश में फ्रीक्वेंसी n ओमेगा 1 प्लस m ओमेगा 2 है तो वोल्टता में भी यही आएगी और धारा में भी यही आएगी। यहां पर हम कह सकते हैं C इज अ प्योर रिएक्टिव एलिमेंट, देयर कैन बी नो नेट पावर इनटू और आउट ऑफ C। C आपके लिए एक पूरा का पूरा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसमें कोई नेट पावर ना तो प्रवेश करती है ना बाहर निकलती है। If W1, omega 1 and omega 2 are incommensurable, then there will be no time average power because of interacting harmonics. The average power at frequency
प्लस माइनस एन ओमेगा 1 प्लस एम ओमेगा 2 इज, तो अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। पावर का मतलब प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो VNM INM स्टार प्लस VNM स्टार INM, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, और इसको P माइनस एन माइनस एम। टाइम एवरेज ऑफ, इसका अगर टाइम एवरेज निकालना है, INM एक्सपोनेंशियल J N ओमेगा 1 प्लस M ओमेगा 2t प्लस I माइनस एन माइनस एम एक्सपोनेंशियल माइनस J N ओमेगा 1 प्लस M ओमेगा 2 इंटू टी इंटू, तो यहां पर ये इस प्रकार से आ जाएगा VNM INM प्लस V माइनस NM INM VNM INM स्टार VNM स्टार INM स्टार। तो ये जो टर्म्स यहां पर आ रहे हैं उन सबको हमने इस प्रकार से लिख लिया है। एक प्रोडक्ट तो ये और ये आ जाएंगे, VNM और INM का प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में V माइनस एम ये और ये आ जाएंगे। फिर उसके बाद में इनको हम लिख ही सकते हैं, इसको लिख सकते हैं INM स्टार, इसको लिख सकते हैं VNM स्टार, तो ये यहां पर लिख दिया हमने, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये VNM INM स्टार, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर दिया है कि माइनस एन माइनस एम इज इक्वल टू NM स्टार। अब पावर संरक्षण का नियम क्या कहता है? द कंजर्वेशन ऑफ पावर गिव्स समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, m इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, PNM इज इक्वल टू 0। सिंस PNM इज इक्वल टू माइनस ऑफ P माइनस n माइनस m, सो दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसको दो भागों में विभक्त कर रहे हैं। तो यहां पर ओमेगा 1 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लीकेशन है PNM अपॉन ये, फिर ओमेगा 2 m का मल्टीप्लीकेशन है PNM ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यहां पर हम INM अपॉन n ओमेगा 1 m ओमेगा 2 को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं J ऑफ QNM, तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार से आ जाएगा PNM अपॉन n ओमेगा 1 प्लस m ओमेगा 2, PNM अपॉन n ओमेगा 1 प्लस m ओमेगा 2, इसको आप लिख सकते हैं माइनस J VNM QNM, और इस प्रकार से। अब यहां पर ये जो LHS ऑफ द इक्वेशन है, ये इट डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। कोई भी आप ओमेगा 1 का मान ले सकते हैं, कोई भी ओमेगा 2 का मान ले सकते हैं। तो हम यहां पर कह रहे हैं फॉर एनी चॉइस ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इट इज पॉसिबल टू एडजस्ट द नेटवर्क एक्सटर्नल टू द कैपेसिटेंस सो दैट द रिजल्टिंग करंट कीप ऑल वोल्टेज एम्पलीट्यूड VNM रिमेन अनचेंज्ड। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का इस प्रकार से चयन कर सकते हैं कि जो नेटवर्क C से बाहर है वो उसमें जो रिजल्टिंग करंट्स हैं वो इस प्रकार से प्रवाहित हों कि वोल्टेज एम्पलीट्यूड VNM का मान अपरिवर्तित रहे। अब यहां पर क्योंकि आवेश जो है हमारे पास QNMs डिपेंड ऑन VNMs, दे ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड। यदि वोल्टता का मान अपरिवर्तित रहता है तो आवेश का मान भी अपरिवर्तित रहेगा। अब हमारे पास में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 वी फाइंड दैट इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टू चेंज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर्बिट्रेरली। हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का कोई भी मान ले सकते हैं व्हाइल कीपिंग इक्वेशन नंबर 2 अनचेंज्ड। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का इस प्रकार से आपने पहले भी कहा है कि मान का चयन करेंगे ताकि वोल्टता और आवेश का मान अपरिवर्तित रहे। तो हम भी यहां पर यही कह रहे हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर्बिट्रेरली व्हाइल कीपिंग इक्वेशन 2 अनचेंज्ड। तो इक्वेशन 1 होल्ड्स गुड फॉर आर्बिट्रेरी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इफ, इसका मतलब है
कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के किसी भी मान के लिए सही कब हो सकती हैं, जब इनका इंडिविजुअल टर्म 0 हो जाए। तो हमने वो काम कर दिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को एक बार आप यहां देख लीजिए, ये टर्म आपका 0 होना चाहिए स्वतंत्र रूप से, और ये भी स्वतंत्र रूप से 0 होना चाहिए। वही बात हमने यहां पर लिख दी है, दैट इज कोफिशिएंट्स ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 मस्ट वैनिश सेपरेटली। These equations are called Manley-Roe relations। ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 हैं, इनको आप MR relations के रूप में जानेंगे। इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है आपका, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां पर n का वैल्यू 0 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, m का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, n ओमेगा PNM प्लस ये, और n का वैल्यू 0 से इंफिनिटी ये, तो n की जगह माइनस भी रख सकते हैं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी था ना। तो अगर 0 से चल रहे हैं तो एक बार पॉजिटिव वैल्यूज लेने पड़ेंगे, एक बार माइनस इंफिनिटी से 0 तक आने के लिए नेगेटिव वैल्यूज लेने पड़ेंगे। तो ये माइनस एन ये हो जाएंगे। तो इसके लिए वेयर n and m हैव बीन रिप्लेस्ड बाय माइनस एन एंड माइनस m इन द सेकेंड टर्म, ताकि हमारी ये लिमिट्स पूरी तरह से ओबे हो गई। अब हम यहां पर कह के आए कि PNM इज इक्वल टू P ऑफ माइनस एन माइनस एम, सो द टू पार्ट्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि ये दोनों भाग समान हैं। अगर ये दोनों भाग समान है तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 5 बोल सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 बोल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 हमारे पास अब किस तरह की आ गई, n की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों में तो कोई विभेद है ही नहीं, विभेद नहीं है तो इन दोनों में से भी कोई एक पद काम में लिया जा सकता है। सेम चीज हम m के साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो ये भी हमारे लिए PNM क्या बताता है, द पावर फ्लोइंग इनटू नॉन लीनियर कैपेसिटेंस एट फ्रीक्वेंसी n ओमेगा 1 प्लस m ओमेगा 2। ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मानले-रो रिलेशंस कहलाती हैं। ये क्या हैं? दे आर जनरल पावर कंजर्वेशन रिलेशंस एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी स्पेसिफिक सर्किट। ये पावर संरक्षण के समीकरण हैं और किसी भी स्पेसिफिक सर्किट के लिए नहीं है, क्योंकि हमने इनको डिराइव करते हुए किसी भी विशेष सर्किट के बारे में बात ही नहीं की है। अब क्वेश्चन आता है, हम इनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा एप्लीकेशन यहां पर हम देखना चाहेंगे। वी कंसिडर अ सर्किट विद जनरेटर्स एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2। इसका मतलब है हम एक ऐसा जनरेटर परिपथ काम में लेते हैं जिसमें जनरेटर्स जो हैं उनकी आवृत्ति ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। लेट ऑल हार्मोनिक्स बी ओपन सर्किटेड एक्सेप्ट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। सारे के सारे हार्मोनिक्स में से केवल एक हार्मोनिक को हम सर्किट में प्रवाहित होने देंगे और उसका आवृत्ति है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो करंट जो होंगी वो एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 पर होगी, एक ओमेगा 2 पर होगी और तीसरी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 पर रहेगी। n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, m इज इक्वल टू 0 हो सकता है, n इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस, और n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 टर्म्स इन रिलेशंस वुड एग्जिस्ट। बाकी कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P10 अपॉन ओमेगा 1 प्लस P11 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज 0। दूसरा ऑप्शन है 0 1 प्लस P11 इज इक्वल टू 0। यहां पर P10 और 0 1 क्या है? दे आर द पावर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द नॉन लीनियर रिएक्टेंस। एक ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी का पावर है, एक ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी का पावर है। तो P10 क्या है? ओमेगा 2 पर ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी का पावर जो हमारा नॉन लीनियर रिएक्टेंस को जनरेटर के द्वारा दिया जा रहा है। इसी प्रकार से P01 क्या है? ओमेगा 2 आवृत्ति का पावर जो जनरेटर के द्वारा हमें किसको दिया जा रहा है? नॉन लीनियर कैपेसिटेंस को। सिंस दीज आर द पावर्स दैट आर बीइंग गिवन टू द नॉन लीनियर रिएक्टेंस, दे आर टेकन पॉजिटिव। क्योंकि आप इसे नॉन लीनियर रिएक्टेंस को दे रहे हैं, इसीलिए इनको हमने पॉजिटिव लिया है। P11 क्या है? वो पावर है जो आपको कैपेसिटर से लोड को मिल रही है, इसीलिए क्योंकि वो रिएक्टेंस से बाहर जा रही है, इसलिए उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो
ओमेगा 1 इज द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा 2 इज द पंप फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी। द गेन ऑफ द अप कन्वर्टर इज द power delivered to the load at frequency omega 3 divided by power from the source at frequency omega 1। अगर गेन कैलकुलेट करना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट पावर, तो हमने इनपुट किस पे किया, ओमेगा 1 पे, तो गेन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस P11 अपॉन P10, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 1, सो दिस वुड बी 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। In an ideal lossless non-linear reactance, the power gain of the up converter depends on the ratio of the output to the input frequencies। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी के रेशियो के अनुपात पर गेन की निर्भरता आ जाती है। एमआर रिलेशन क्या करते हैं, एमआर रिलेशन गिव मैक्सिमम गेन पॉसिबल, तो ये अधिकतम गेन संभावित क्या हो सकता है वो बता देते हैं। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल अप कन्वर्टर की लिए उसकी जो गेन हमें प्राप्त होगा प्रैक्टिकल, तो हमारे लिए एक आइडियल स्टैंडर्ड वैल्यू उसने दे दी ताकि हम अपने अप कन्वर्टर की वर्किंग को जज कर पाए, एंड दैट इज वाई हमने यहां पर लिखा है कि दस प्रोवाइड्स अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग द प्रैक्टिकल अप कन्वर्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको एमआर रिलेशंस समझ में आए होंगे। यदि आपको यहां पर फिजिक्स में एमआर रिलेशंस या वीडियो का कंटेंट समझ में आ रहा है तो मेरा आप सभी से एक बार निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।